गुड मॉर्निंग। कल हमने देखा था हेक्सर-हॉलिन सिद्धांत की जो व्याख्या है उनके सिद्धांत का, उसका फर्स्ट सेगमेंट या फर्स्ट उसका भाग, जिसमें हमने देखा था साधन बहुलता। आज हम देखेंगे साधन गहनताएं या फैक्टर इंटेंसिटीज। हेक्सर-हॉलिन ने तुलनात्मक लागत अंतरों का कारण साधन गहनताओं को भी माना है। अर्थात कोई प्रोडक्ट है, उसको प्रोड्यूस करने में किसी फैक्टर का कितना यूज हो रहा है, उसके आधार पर आप उस फैक्टर को उस साधन में गहन रूप से यूज करने वाला कह सकते हैं। साधन गहनता का अर्थ वह सापेक्ष अनुपात, साधन गहनता का अर्थ वह सापेक्ष अनुपात जिसमें दो साधनों पूंजी और श्रम का दो वस्तुओं के उत्पादित करने में कितना प्रयोग हो रहा है उसको बताता है। ठीक है, ये एक डायग्राम है जिसमें सी तो क्या है, क्लॉथ, और एम क्या है, मशीन। तो आप इन दोनों जो प्रोडक्ट है, इनको आप इनके आधार पर अनुमान लगा सकते हैं कि क्लॉथ तो लेबर इंटेंसिव होगा, जबकि जो मशीन है वो कैपिटल इंटेंसिव होगी। तो ये मापने के लिए या ये प्रदर्शित करने के लिए कि मशीन है वो कैपिटल इंटेंसिव है और क्लॉथ है वो लेबर इंटेंसिव है, अपन ये कैसे मापे। तो इसके लिए ये डायग्राम है, इसमें आप देखेंगे कि जैसे जो आर बिंदु है इस पर तो दोनों ही लेबर और श्रम का सेम यूज हो रहा है, मशीन में भी और क्लॉथ में भी। बट अगर आप इसके आर पॉइंट के बाईं तरफ देखें तो उसमें जो R1 बिंदु है वो बता रहा है किसको, मशीन के लिए कैपिटल लेबर के अनुपात को। तो R1 बिंदु पर मशीन का उत्पादित करने के लिए OK1 पूंजी की मात्रा और OL1 श्रम की मात्रा का यूज हो रहा है। जबकि जो S बिंदु है उस पर पूंजी की सेम मात्रा है, बट श्रम का अनुपात मशीन के उत्पादन में जो श्रम प्रयुक्त हो रहा था उसकी तुलना में अधिक है। तो S1 पर कैपिटल लेबर का अनुपात है OK1/OL2। तो इससे क्या समझ पा रहे हैं आप कि जो R1 है उसमें कैपिटल लेबर का रेशो S1 बिंदु पर क्लॉथ में कैपिटल लेबर रेशो के अनुपात से अधिक है। ठीक है, क्योंकि इसमें तो दोनों में पूंजी तो सेम है बट लेबर का दोनों में डिफरेंस है, तो उसके आधार पर इनका रेशो डिफाइन हो जाएगा। तो R1 और S1 पॉइंट से आप डिफाइन कर सकते हैं कि जो मशीन है वो अधिक पूंजी गहन है, जबकि जो श्रम है जो कपड़ा है वो कम पूंजी गहन है मशीन की तुलना में। और यदि इसको R के दाईं तरफ देखें हम तो R1 बिंदु पर मशीन का कैपिटल लेबर रेशो दिखाता है मशीन की OK2 मात्रा और लेबर की OL3 मात्रा। ठीक है, यहाँ लेबर दोनों में सेम रहेगा और पूंजी की मात्राएं चेंज है। जबकि जो S2 बिंदु है वो बताता है कपड़े में पूंजी और श्रम का अनुपात। तो इसमें पूंजी की तो मात्रा OK3 और श्रम की मात्रा OL3। चूंकि लेबर की मात्रा दोनों में सेम है बट पूंजी की मात्रा मशीन में ज़्यादा है और कपड़े में कम है, अतः इसका क्या तात्पर्य हुआ कि मशीन अधिक पूंजी गहन है और कपड़ा कम पूंजी गहन या श्रम गहन प्रोडक्ट है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। यह दोनों वस्तुओं की दी गई इकाइयों के अनुपात में समान साधन अनुपातों को प्रकट करता है, R बिंदु तो। और ये इसका जो
एक्सप्लेनेशन था वो डायग्राम का, वो मैंने आपको बता दिया। इसमें भी वही लिखा हुआ है, सापेक्ष साधन बहुलता और साधन गहनता दोनों एक साथ तुलनात्मक लागतों को तुलनात्मक जो अंतर होते हैं लागतों में उनको डिफाइन करती है या उनको डिटरमाइन करती है। इनके आधार पर देश विशिष्टीकरण और विशिष्ट वस्तुओं के निर्यात के संबंध में निर्णय करते हैं। मतलब इनके आधार पर एक देश का किस प्रोडक्ट में स्पेशलाइजेशन होगा या किन वस्तुओं का वह निर्यात करेगा, ये उसके संबंध में डिसीजन देश ले पाएंगे इनके आधार पर। और हेक्सर हॉल ने निष्कर्ष इनके आधार पर यह दिया कि पूंजी बहुल देश अर्थात जिस देश में पूंजी की प्रचुरता होगी वो पूंजी गहन वस्तुओं का और श्रम बहुल देश श्रम गहन वस्तुओं का निर्यात करेंगे। ठीक है, ये इसका निष्कर्ष था। कल हम हेक्सर हॉल सिद्धांत का क्लासिकल जो अप्रोच है उसके साथ कंपैरिजन एंड इसकी कुछ आलोचना, क्योंकि कोई भी सिद्धांत तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक कि आप उसका एवोल्यूशन आलोचनात्मक रूप से नहीं करते हैं, या क्या उसमें श्रेष्ठता थी या क्या उसमें कमियां रही, जब तक आप कंप्लीट नहीं करते तब तक आपका, क्योंकि 20 नंबर का सवाल होता है तो वो कंप्लीट नहीं होता। कोई भी थ्योरी है उसकी कुछ मेन बॉडीज होती है, तो उसमें फर्स्ट तो होता है आप उसके एजप्शंस लिखें, सेकंड उसका एक्सप्लेनेशन, वो तो सभी करते ही हैं, और थर्ड उसका क्रिटिकल एवोल्यूशन। क्रिटिकल एवोल्यूशन का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ उसकी आलोचना ही लिख रहे हैं, आप उसके आलोचनाओं के साथ साथ ये भी बताएंगे कि इसमें ये कमियां हैं, इसके बावजूद मतलब उसका पॉजिटिव सेंस भी आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उस सिद्धांत को बिल्कुल वही कर रहे हैं तो फिर वो सिद्धांत अगर पूरी तरह गलत है तो आप देंगे फिर नया सिद्धांत, तो ऐसा नहीं है। उसकी कुछ एक आलोचनाएं लिखेंगे बट आप कहेंगे कि ये सब कमियां थी, इसके बाद में भी ये अदर सिद्धांतों के साथ उनका कंपैरिजन करेंगे और ये बताएंगे कि इसके बाद में भी इसमें ये श्रेष्ठताएं हैं। तब आपका पूरा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। और अगर आप ये सारा करते हैं तो 20 में से आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।